हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से आप सब लोग जो है अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो और हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। कल हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि हमारा जो क्लास है वो ब्लैकआउट हो गई थी, तो उसकी वजह से हमारी जो क्लास है वो नहीं शुरू हो पाई थी। गुड इवनिंग अजय। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो क्लास ज्वाइन कर ले और उसके बाद सेशन शुरू करते हैं। और हमें जो सेशन शुरू करना है वो आपको करना है फोल्ड के टाइप से। टाइप ऑफ फोल्ड करना है हमें। कल मैं आपको फोल्ड के टाइप करवा रही थी तो वहां से आपकी क्लास जो है वो क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी, है ना। अगर कल वाली क्लास जहां तक आपने आपको शो हुई थी, अगर वहां तक आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग रुचि। ठीक है, कुछ भी अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग तो आप पूछ लेना मेरे से। मैं साथ के साथ आपके डाउट क्लियर करती चलूंगी। मोस्टली मैंने आपके जो डाउट है कल साथ साथ ले लिए थे। आज हम जो है फोल्ड के टाइप करने वाले हैं, तो फोल्ड के टाइप के लिए रेडी रहो आप लोग सब। मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो हम अपना जो सेशन है, गुड इवनिंग सविता। तो हम और आपने अगर ऐप देखी हो, मैंने अनाउंसमेंट की है। आपके जो दोनों पीडीएफ है, ये वाला जो पीडीएफ है ये भी अपलोड हो चुका है और आपका जो अर्थ इंटीरियर और अर्थक्वेक वाला टॉपिक भी मैंने अपलोड कर दिया है। रुचि, बस आपकी क्लास नहीं रुकी थी, वो बेटे सबकी क्लास रुक गई थी। वो नेट ये स्क्रीन ब्लॉक हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई, बट ये आपकी स्क्रीन लॉक हो गई थी। हाँ जी, मैं बिल्कुल कल का रिपीट कर दूंगी, ओवरव्यू दे दूंगी कि मैं आपको वो डायग्राम समझा दूंगी। देखो, कल की क्लास 40 मिनट की आपकी क्लास हुई थी। ऐसी भी बात नहीं है कि आपकी कल की क्लास बिल्कुल ही नहीं हुई। 40 मिनट की आपकी क्लास हुई थी, लेकिन बाद की जो क्लास है उसमें आपकी जो स्क्रीन है वो शो नहीं हो रही थी। ठीक है, तो चलो फिर हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, मैंने अनाउंसमेंट किया, अनाउंसमेंट में मैंने आपके जो दोनों पीडीएफ है, टॉपिक 7 का, 8 का और टॉपिक 9 का, जो आपका अभी मैं ये टॉपिक करवाऊंगी, इसका भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया। क्या आप लोगों ने देखा है अपना पीडीएफ? अगर नहीं देखा तो उसको चेक कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। और मैं जो ओवरव्यू दूंगी आपको, वो डायग्राम जो है, डायग्राम है ना हमारा अर्थ मूवमेंट में, उस डायग्राम के थ्रू ही आपको ओवरव्यू दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं सेशन। देखो, मैंने आपको ये दो फोर्स बताए थे, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स के एजेंट है यानी कि आपके बहिर्जात बल। इंडोजेनेटिक को बोलते हैं आपके अंतर्जात बल, एक्सोजेनेटिक मतलब बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, बहिर्जात बल यानी कि जो पृथ्वी के बाहर से काम करते हैं। अब जो इंडोजेनेटिक फोर्स है इसमें दो मूवमेंट होती है। एक होती है इंडोजेनेटिक में, देखो ये होता है डायस्ट्रोफिज्म। अब इस डायस्ट्रोफिज्म का मतलब क्या है? इस डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है आपका स्लो मूवमेंट, यानी कि ये वो फोर्स है जिनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। और एक वो मूवमेंट होती है जो आपकी एकदम से अचानक से हो जाती है। तो जो एकदम से अचानक से मूवमेंट हो जाती है उसमें आते हैं आपके अर्थक्वेक और वोल्केनो। और आपके जो डायस्ट्रोफिज्म है उसके दो टाइप है। इस ये जो आपकी स्लो मूवमेंट होती है इसकी वजह से आपकी दो चीज बनती है। जब ये मूवमेंट, स्लो मूवमेंट आपकी हॉरिजॉन्टल होती है तो आपके माउंटेन बनते हैं, लेकिन वही जब आपकी ये मूवमेंट वर्टिकल होती है तो आपके ये कॉन्टिनेंट बनते हैं। अब कॉन्टिनेंट में मैंने आपको बताया था, कॉन्टिनेंट में या तो कॉन्टिनेंट ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है। कॉन्टिनेंट के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड। वही ओशन के लिए यूज होता है सबमर्जेंस, एमर्जेंस। ठीक है,
उसके बाद ये देखो, ये मैंने यहाँ पे करवाए थे टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन की वजह से आपका क्या होता है, क्रस्टल फ्रैक्चर। और क्रस्टल फ्रैक्चर की वजह से आपका क्या पड़ता है, क्रस्टल फ्रैक्चर की वजह से आपके पड़ते हैं फोल्ड। वही कंप्रेशन की वजह से पड़ते हैं आपके बेंडिंग, क्रस्टल बेंडिंग। और क्रस्टल बेंडिंग की वजह से आपका होता है वार्पिंग, और क्या होता है आपका फोल्डिंग। ये बताया था कल की क्लास में मैंने, ये था कल की क्लास का। उसके बाद कल की क्लास में हमने फिर फोल्ड पढ़ा। फोल्ड क्या होते हैं, फोल्ड का मतलब होता है मोड़। और फोल्ड किसकी वजह से पड़ते हैं, आपके कंप्रेशन, कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, दबाव। जब रॉक्स पे दोनों तरफ से प्लेट का ये जो प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, इसको बोला जाता है कंप्रेशन। और इस दबाव की वजह से ये जो आपका मिट्टी है, इसमें क्या है, ये ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं। और मोड़ पड़ने के कारण आपके क्या बन जाते हैं, ये फोल्ड बन जाते हैं। जैसे कि आपका हिमालय जो है, हिमालय आपके फोल्डेड माउंटेन है, तो वो ऐसे ही बने हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये जो माउंटेन है, माउंटेन ये जो आपका फोल्ड है, फोल्ड की ये बताई थी। जो फोल्ड का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है एंटीक्लाइन। और फोल्ड का जो सबसे नीचे वाला भाग है उसको बोला जाता है सिंक्लाइन। और ये जो इसकी ये भुजा है, इसको क्या बोला जाता है, लिम्स, लिम्स ऑफ, ठीक है, लिम्स ऑफ फोल्ड। फोल्ड की क्या बोला जाता है, फोल्ड के लिम्स बोला जाता है इनको। उसके बाद मैंने आपको ये डिप और स्ट्राइक के बारे में बताया था। डिप क्या होती है, डिप होता है ये वर्टिकल प्लेन, ये जो आपका झुका हुआ जो ये आपका तल है, इसको बोला जाता है आपका डिप। वही स्ट्राइक क्या होता है, ये आपका जो डिप है, डिप किसके सहारे वर्टिकल झुका है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या नाम दिया गया, आपका स्ट्राइक। और स्ट्राइक हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट टू वेस्ट। और आपका जो डिप होता है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होता है। ये मैंने कल आपको जो है यहाँ तक समझा दिया था। उसके बाद अब है हमारे फोल्ड के टाइप। फोल्ड के टाइप में जो सबसे पहला फोल्ड आता है उसको बोलते हैं सिमिट्रिकल फोल्ड, या हिंदी में बोलते हैं समवत वलन, सममितीय वलन। सममितीय वलन क्या होता है, सममितीय वलन वो होता है इस जिसमें आपका जो लिंब है, यानी कि ये जो दोनों भुजाएं हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसमें यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसा क्या है, फोल्ड पड़े हैं, इक्वल। यानी कि इधर से भी प्रेस कंप्रेशन फोर्स सेम है, इधर से भी कंप्रेशन फोर्स सेम है। तो उसकी वजह से ये जो शेप है दोनों तरफ से वो क्या बनी है, इक्वल बनी है। इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल फोल्ड। उसके बाद है आपका एसिमेट्रिकल फोल्ड। एसिमेट्रिकल फोल्ड को बोला जाता है असममित वलन। असममित वलन क्या होता है कि जब एक तरफ से आपका जो है कंप्रेशन फोर्स ज्यादा और एक तरफ से आपका जो कंप्रेशन फोर्स है वो कम, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका देखो ऐसा आपका कुछ बनता है, इसको बोला जाता है असममित वलन, या इसको आप बेडोल वलन भी बोलते हो। इस जो आपका पहला है, पहले को बोला जाता है समवित या सुडोल वलन, और दूसरा है आपका असमवित या बेडोल वलन। उसके बाद अब होता है मोनोक्लिनल। अब मोनोक्लिनल में क्या होता है, मोनोक्लिनल में होता है कि एक जो तरफ है, एक तरफ से आपका फोर्स ज्यादा लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी एक वाली साइड है वो तो बहुत जेंटल, और दूसरी बिल्कुल 90 डिग्री पर बन जाती है, ऐसे ऐसे जेंटल 90 डिग्री, जेंटल और 90 डिग्री ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका मोनोक्लिनल वलन। ये देखो, मोनोक्लिनल वलन वे होते हैं जिनमें एक अंग नियमित, यानी कि एक तो क्या होता है नियमित जेंटल, नियमित ढलान यानी कि जेंटल ढलान के माध्यम से के रूप से झुकता है, जबकि जो दूसरा अंग है वो समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर। ये देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। क्यों स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि जो कंप्रेशन फोर्स है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, उसकी वजह से ये जो फोल्ड है ये कैसा बना है, आपका एक जेंटल और एक 90 डिग्री पर बना है। ठीक है, उसके बाद है आपका, अब इंग्लिश में भी देख लो एक बार, जो डायग्राम है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। कहाँ गए डायग्राम, देखो आपका कैसा वलन है, संवित वलन, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल।
ये आपका देखो मोनोक्लिनल, मोनोक्लिनल में देखो एक आपका सिंपल झुकी है, एक 90 डिग्री पर, सिंपल ढलान पर, फिर 90 डिग्री पर, सिंपल ढलान 90 डिग्री पर, तो इसको बोला जाता है आपका मोनोक्लिनल। ठीक है, याद रखना। सिंपल में शेप देखो, ये सिंपल में आपकी शेप बन गई, और वही आपकी एसिमेट्रिकल में देखो ऐसी शेप बन गई कि एक ज्यादा झुका हुआ है, ये क्या है, फोर्स ज्यादा लग गया है, जिसकी वजह से दोनों जो भुजाएं हैं उसका जो दोनों भुजाएं में जो मोड़ पड़े हैं वो अलग अलग पड़ गए हैं। ठीक है, तो मोनोक्लिनल के बाद अब आपका है आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड क्या है? आइसोक्लिनल फोल्ड जब बनता है जब आपका कंप्रेसिव फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रोंग होता है कि जो दोनों भुजाएं होती है फोल्ड की वो एक दूसरे के पैरेलल तो हो जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं। पैरेलल कैसे? ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये देखो एक दूसरे के पैरेलल तो हो जाती हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाती। ठीक है, एक मिनट, ये एक दूसरे के ऐसे, ऐसे ये एक दूसरे के पैरेलल तो हो गई लेकिन हॉरिजॉन्टली ये कोई ऊंचा है कोई नीचा है, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाती लेकिन पैरेलल ये हो जाती हैं, तो इसको बोला जाता है आपका आइसोक्लिनल फोल्ड। अब आपका जो नेक्स्ट फिफ्थ आता है उसको बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, यानी कि रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है, इसको हिंदी में रिकम्बेंट को हिंदी में एक मिनट बताती हूँ क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गूगल यहाँ पे है इसमें जो हिंदी है वो ढंग से नहीं आई है। रिकमेंड का मतलब बताती हूँ। अच्छा, रिकम्बेंट को बोला जाता है प्रीवलत या शयान वलन। प्रीवलित वलन, प्री वलित, प्री वलित वलन, या फिर इसको बोला जाता है आपका शयान वलन। ठीक है, अब ये रिकम्बेंट फोल्ड कब बनते हैं? जब आपका ये कंप्रेसिव फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रोंग होता है कि जो दोनों लिंब होती है, भुजाएं होती है फोल्ड की, वो एक दूसरे के पैरेलल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये देखो आपका ये दो भुजाएं है ना, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, अब इसमें क्या होता है कि ये ऐसे हो जाती है, ये ऐसे बिल्कुल इतना ज्यादा झुकाव आ जाता है, इतना ज्यादा मोड़ पड़ जाते हैं, इसको बोला जाता है आपका रिकम्बेंट फोल्ड। अब रिकम्बेंट फोल्ड के बाद ये आपको सीरीज में याद करना है, रिकम्बेंट फोल्ड के बाद बनता है आपका ओवरटर्न फोल्ड। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्रेसिव फोर्स है बहुत ज्यादा इंटेंस, यानी कि रिकम्बेंट फोल्ड से भी ज्यादा लगता है आपके ओवरटर्न फोल्ड में, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसमें आपका एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर क्या है, गिर जाता है, झुक जाता है। ठीक है, यानी कि आपका क्या होता है, अब ये ओवरटर्न में ये जो आपके अब एक दूसरे के ऊपर ऐसे मोड़ खाए हुए थे, अब बिल्कुल क्या है, ये झुक जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, इसको बोला जाता है ओवरटर्न्ड फोल्ड। और जिस प्लेन के, ठीक है, इसको बोला जाता है ओवरटर्न। अब ओवरटर्न से के बाद आपका एक ओवरटर्न के बाद जो बनता है वो बनता है आपका नापे। अब नापे आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नापे कैसे बनता है। देखो सबसे पहले आपका बनता है कौन सा, सबसे पहले आपका बनता है ये रिकम्बेंट, रिकम्बेंट के बाद ओवरटर्न,
और ओवरटर्न के बाद आपका सबसे लास्ट में जो बनता है वो बनता है ये नापे। नापे जो क्या है, नापे बहुत ज्यादा किसका रिजल्ट है, नापे रिजल्ट है आपके फोल्डिंग का। और फोल्डिंग किसकी वजह से हुई है, जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई है, यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई है कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, उसकी वजह से ये नापे बने हैं। अब नापे कैसे बनते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड बताए ना, रिकम्बेंट फोल्ड में दोनों क्या है, ऐसे बिल्कुल पैरेलल हो गई हैं आपकी जो दोनों भुजाएं हैं रोप की, ठीक है, और पैरेलल और हॉरिजॉन्टल हो गए हैं। और इस पे जब इस इन पे जब आपका कंप्रेसिव फोर्स और ज्यादा लगता है तो उसकी वजह से जो ये आपका ये फोल्ड है, फोल्ड का एक जो पार्ट है वो क्या है, खिसक जाता है, ठीक है। और जिस प्लेन के सहारे ये खिसकता है और दूसरे को ढक लेता है, उस प्लेन को बोला जाता है थ्रस्ट प्लेन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रस्ट। क्या होता है, देखो एक बार शुरू से समझाती हूँ, यहाँ पे समझो। सबसे पहले होता है आपका कौन सा, सबसे पहले आपका बना है रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या था कि दोनों एक दूसरे के ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल नहीं हुए हैं, पैरेलल पैरेलल हो गया। नेक्स्ट में क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल भी और पैरेलल भी, ठीक है, ये होता है आपका ओवरटर्न फोल्ड। अब उससे नेक्स्ट में क्या होता है, आपका ये जो एक आपका फोल्ड है वो दूसरे को क्या कर लेता है, ढक लेता है, इससे ये भी नहीं पता चलता, यानी कि एक फोल्ड दूसरे फोल्ड पे जो है खिसक जाता है, और जिस प्लेन के सहारे ये खिसकता है उसको बोला जाता है थ्रस्ट प्लेन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका नापे। अब ये जो नापे है ना, नापे आल्स में नापे के रिगार्डिंग स्टडी करी है, तो टोटल आपके 4 तरह के आल्स जो पर्वत है, आल्स पर्वत आपके यूरोप के हैं। आल्स पर्वत में जो 4 तरह के नापे मिले हैं उनके ये नाम है, हेल्वेटिक नापे, पेनाइन नापे, ओस्ट्राइड नापे और डिनराइड नापे। ये नाम है आपके आल्स माउंटेन में जो आपके नापे मिले हैं। ये नापे जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखो, ये आपका सिमेट्रिकल फोल्ड है, दोनों जो भुजाएं हैं देखो दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। उसके बाद एसिमेट्रिकल देखो, एसिमेट्रिकल में क्या है, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। उसके बाद ओवर फोल्ड में क्या होता है, ये जो एक फोल्ड है वो दूसरे के ऊपर ऐसे क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। रिकम्बेंट में देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक दूसरे के क्या आ गए हैं, पास आ गए हैं। और नापे में ये क्या है, नापे में ये जो आपका ऊपर वाला है ये नीचे वाले को क्या कर देता है, छुपो देता है, जिससे नीचे वाले का पता ही नहीं लगता, और इसको बोला जाता है आप नापे। नापे जो है आपके, अब देखो देखो ये बात बोली गई है, व्हेन द पोर्शन ऑफ लोअर नापे इज सीन बिकॉज ऑफ डेंडुनेशन। देखो जो ये आपका नापे का पार्ट, ये जो आपका नीचे वाले जो आपका क्या है, नीचे वाली रो का जो पार्ट ऊपर वाले फोल्ड की लिम्ब ने ढक लिया था, वो सिर्फ कब दिखेगा, जब इस ऊपर वाली लेयर का क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, इरोजन और वेदरिंग हो जाएगी, तो तभी हमें ये नीचे वाला दिख सकता है, वरना नहीं दिख सकता। और इसको बोला जाता है आपका स्ट्रक्चरल विंडो, ठीक है। अब ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसी विंडो के जो एग्जाम्पल है वो डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं आल्स में। कुछ जो एग्जाम्पल है वो हमारे हिमालय में भी देखे गए हैं, ठीक है। और ये जो नापे की एग्जिस्टेंस है वो वाडिया ने क्या करी है, वाडिया ने खोजी है कश्मीर हिमालय में, और पिलग्रिम ने खोजी है शिमला हिमालय में। और आपके जो ओडन है, ओडन ने गढ़वाल हिमालय में जो नापे हैं उसके बारे में बताया। हेम ने और गनसेर ने कुमायूं हिमालय में। अब आपके दो क्या होते हैं, नापे होते हैं, नापे के दो टाइप, ओटकथोनस नापे और एक्सोइटिक नापे। ओटकथोनस नापे वो होते हैं जब आपकी जो लिम्ब है, यानी कि जो भुजा है, भुजा जब ओवरराइड करती है फोल्ड को, जो उसके पास में ही कुछ है, पास में ही नियर होती है, नियर में ही कोई फोल्ड का टूटा हुआ टुकड़ा है, तो वो एक फोल्ड दूसरे फोल्ड को अपने यानी कि
कहने का मतलब है ऑटोक्थोनस में कि अपने पास पड़े ही रोक पर चढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है ऑटोक्थोनस। और जब आपका लिम्ब कहीं दूर पड़े हुए आपके रोक के किसी टुकड़े को ढक लेता है तो उसको बोला जाता है आपका एक्सोइटिक नापे। ठीक है, तो यहां तक आपका जो ये नापे वाला सिस्टम है फोल्ड के टाइप है ये कंप्लीट हो गए हैं। किसी को अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है। क्लास नहीं शो हो रही? कैसे क्लास नहीं शो हो रही बेटे? आज मेरी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तो मेरी स्क्रीन जो है रेगुलर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है यशवंत। क्या सबको क्लास नहीं शो हो रही है? आपको डिस्प्ले नहीं दिखी है क्या किसी को भी? बताओ जल्दी से। हो गई ना? रिज्वाइन किया। वो कभी कभी है ना क्या होता है जैसे नेटवर्क है ना, नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो अगर आपको क्लास नहीं दिखती है ना तो क्या क्या करो, नापे इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? अभी तो बताया आपके कुमायूं हिमालय में भी नापे मिलते हैं, गढ़वाल में भी नापे दिख रहे हैं, मिलते हैं हिमालय में, हर जगह आपके नापे जो है वो मिलते हैं। यानी नापे क्या होते हैं, जब एक रोक दूसरी रोक पे जो है चढ़ जाती है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? आपके फोल्ड की वजह से। कंप्रेशन फोर्स जब ज्यादा होता है तो जो एक आपकी रोक है, जैसे मान लो ये कोई रोक खड़ी है, रुक जाओ 1 मिनट एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये देखो ये मैंने लिख रखे हैं एग्जाम्पल यशवंत यहाँ पे, कि कहाँ कहाँ पे आपके नाम पे। जो गढ़वाल हिमालय है, गढ़वाल हिमालय में आपके ओडेन ने खोजे हैं, कुमायूं हिमालय में हेम और गेंगेसेर ने। अब ये आपके क्या होते हैं, जैसे आपकी ये आपकी क्या है, हिमालय माउंटेन है। अब इस पे अगर जो कंप्रेशन फोर्स है बहुत ज्यादा जब इंटेंस लगता है तो क्या होता है, आपके ये पार्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो नीचे वाला पार्ट तो बिल्कुल क्या हो जाता है, ओवरराइड कर जाता है, दिखता ही नहीं है नीचे वाला पार्ट। तो ये होता है आपका नापे, ठीक है। बस कंप्रेशन फोर्स की वजह से ये जो मलबा एक दूसरे के नीचे दब जाता है और इसी को आप क्या बोलते हो, नापे, ठीक है। अब उसके बाद एक आपके होते हैं फैन फोल्ड, एक होते हैं आपके ओपन फोल्ड और एक होते हैं आपके क्लोज फोल्ड। अब यहां से आपका एग्जाम में पेपर 1 में भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले याद रखो, ओपन फोल्ड वे फोल्ड होते हैं जिनमें जो एंगल बनता है ना दो भुजाओं के बीच वो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, यानी कि ओ से ऑब्ट्यूज एंगल बनता है दो लिम्स के बीच में। और इस तरह के जो फोल्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जब आपके फोल्ड में ये वेव लाइक ऐसे लहर जैसी जब फोल्डिंग पड़ जाती है कंप्रेशन फोर्स मीडियम होने की वजह से, तो ये होते हैं आपकी ओपन फोल्ड। क्लोज फोल्ड कौन से होते हैं? क्लोज फोल्ड में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके क्लोज फोल्ड में एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल बताओ, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ये आपका पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम बनते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम। जो दो आपकी लिम्ब है इनके बीच में जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री से, यानी कि एक ये जो दो लिम्ब है ये और ये, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री से भी कम बन रहा है। और ओपन फोल्ड में ये क्या होता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम बन रहा है। तो ओपन फोल्ड को याद रखना, ओपन फोल्ड में कौन सा एंगल बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल, ओ से ऑब्ट्यूज। और क्लोज में बनता है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अब एक आपका होता है फैन फोल्ड।
फैन फोल्ड कम बनते हैं आपका। जो फैन फोल्ड होते हैं ना, हिंदी में देख लो, फैन फोल्ड एक बहुत ज्यादा व्यापक और यानी कि बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा फैली हुई फोल्ड का जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें बहुत सारे कई छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनते हैं और एक पंखी जैसी आकृति बन जाती है। और इस ऐसी विशेषता को हम एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम, एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम क्या होता है, जब आपकी ये एंटीक्लाइन है, इस एंटीक्लाइन के अंदर ही आपकी कई सिंक्लाइन, यानी कि ये आपका एक एंटीक्लाइन हो गई, इस एंटीक्लाइन के अंदर ही आपका कई एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, कई एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, कई एंटीक्लाइन सिंक्लाइन ऐसे बन जाए तो इसको बोला जाता है एंटीक्लिनोरियम। और जब इस सिंक्लाइन के अंदर ही कई एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, कई एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बन जाती है तो इसको बोला जाता है सिंक्लिनोरियम। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओपन फोल्ड बता दिया और क्लोज फोल्ड बता दिया। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, उसके बाद फिर हम आगे जो है अपना जो नापे के बाद से हम अपना शुरू करते हैं। ये देखो, ये रे नापे, ये नापे ही है। कैसे देखो, एक जो फोल्ड है का एक जो भाग है वो दूसरी जो लेयर उस पे चढ़ गया। अब ये नीचे वाला पार्ट आपको नहीं शो होगा, ये जो नीचे वाला है, क्योंकि ये इसके ऊपर ये वाला जो फोल्ड है वो आ गया है। और ये सिर्फ कब दिखेगा, जब इस ऊपर वाली का क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, तब सिर्फ आपको ये नीचे वाला भाग दिख सकता है। ठीक है, नापे को हिंदी में नापे ही बोला जाता है सविता, हिंदी में भी। नापे नेम कैसे ओरिजिनेट हुआ, अभी बताती हूँ यशवंत। तब तक कोई और डाउट है आपको, वो भी पूछ लो। हाँ जी, ये वलन के जो ये फोल्ड के टाइप है आपके सविता। अब जो आपके यशवंत ने पूछा है कि मैम नापे नेम कैसे ओरिजिनेट हुआ है, तो ये जो नापे नेम ओरिजिनेट हुआ है, ये आपका एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है नापे। जो आपका ये नापे वर्ड है, नापे वर्ड लिया गया है आपके एक जो जोग्राफर हैं, उन जोग्राफर का नाम है आपके BERT, बर्ट रेंड। ठीक है, इस बर्ट रेंड ने क्या किया था, बर्ट रेंड ने एक जो है आपकी जो ये हेलवेटिक आल्प्स है ना, अभी मैंने बताए नापे के टाइप, तो ये जो हेलवेटिक नापे है ना, ये हेलवेटिक नापे पे जो रिसर्च की थी आपके बर्ट रेड ने, इस बर्ट रेड ने ये नापे वर्ड यूज किया था आपके अपने इस हेलवेटिक नापे में। ठीक है, उन्होंने इस पे स्टडी की थी, रिसर्च की थी आल्प्स के इस इन इन श्रेणियों पर। ठीक है, अब आपका अब आपका क्या है, अब आपका कुछ ये नेम है। ठीक है,
जैसे आपके अभी हमने पढ़े थे ना एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ नेम है जो आपको ये समझने होंगे। अब सबसे पहले ये जो किसके टाइप है, ये फोल्ट के, ये जो फोल्ट के टाइप है इसमें सबसे पहले है डाउन थ्रोन साइड। डाउन थ्रोन साइड यानी कि सबसे नीचे वाला डाउन थ्रोन, यानी कि ये कौन सा है, लोअर मोस्ट ब्लॉक ऑफ ए फोल्ट। सम टाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच ब्लॉक हैज रियली मूव्ड। ये कहते हैं कि कभी कभी ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जो ब्लॉक है उसने मूव किया है। उसके बाद आपकी देखो ये है हैंगिंग वॉल। हैंगिंग वॉल यानी कि आपकी लटकती जो दीवार की तरह, लटकती दीवार की तरह होती है आपकी ये हैंगिंग वॉल। उसके बाद फुटवॉल, ये आपका जो रॉक है, रॉक का बेस होता है, इस रॉक के बेस से के सहारे या तो ये रॉक ऊपर की तरफ मूव करेगी या ये रॉक नीचे की तरफ मूव करेगी। और ये जो हैंगिंग वाला पार्ट है, ये यानी कि फुटबॉल से ये आपका पार्ट जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाता है हैंगिंग वॉल। एक होता है आपका फोल्ट स्कार्प। फोल्ट स्कार्प क्या होता है, एक खड़ी ढलान वाला एरिया, ठीक है, इसको बोला जाता है। जैसे ये भीति, ये आपका फोल्ट स्कार्प हो सकता है। ये किसकी वजह से होता है, जब आपकी रॉक्स में फोल्टिंग हो उसकी वजह से बनता है। ठीक है, ये क्या है आपका फोल्ट ट्रेस, यानी कि जो आपका फोल्ट है, फोल्ट का जो ब्लॉक है उसके ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा होता है, ये फोल्ट की दीवार है, यानी कि ये आपकी लटकती जो दीवार है ये फोल्ट का प्लेन है। ये वर्ड आपको जो है याद रखने होंगे। ठीक है, ये देखो ये आपका जो जो नापे हैं, ये आपके नापे का दिखा रखा है। और आपका ऑटोक्थोनस नापे विंडो, ये देखो ये कहा जाता है विंडो। स्ट्रक्चरल विंडो मैंने अभी अभी बताया। स्ट्रक्चरल विंडो क्या होता है, जब ये ऊपर वाली इसका जब डेंडिनेशन हो गया तो नीचे वाला भाग हमें दिखा, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल विंडो। ठीक है, तो अब आपका जो क्रिस्टल बेंडिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। क्रिस्टल बेंडिंग में हमने पढ़े थे वार्पिंग और फोल्डिंग, फोल्डिंग के टाइप हम पढ़ चुके हैं। अब है आपका क्रिस्टल फ्रैक्चर। अब ये क्रिस्टल फ्रैक्चर कब होता है, क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है आपके टेंशन की वजह से। ये बात याद रखना कि आपके जो फोल्ड पड़े हैं वो कंप्रेशन फोर्स के कारण पड़ते हैं, और जो फोल्ट पड़ेंगे FAULT वो फोल्ट पड़ेंगे टेंशनल फोर्स के कारण। ठीक है, अब ये क्रिस्टल फ्रैक्चर क्या होता है, रेफर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक अलोंग अ प्लेन, यानी कि जब एक प्लेन के सारे, ये प्लेन है, इस प्लेन के सारे या तो कोई ब्लॉक ऊपर उठ जाता है या कोई ब्लॉक जो है नीचे धस जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका क्रिस्टल फ्रैक्चर। और अब ये जो फ्रैक्चर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले एक बात याद रखो, मैंने आपको बताया था ना क्रिस्टल फ्रैक्चर कब होता है, क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है जब आपकी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते तो उसकी वजह से क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है। अब इसको क्रिस्टल फ्रैक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जॉइंट्स में और फोल्ट में। जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, देखो आपका सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट, यानी कि जब आपकी ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ना तो उसकी वजह से आपकी अर्थ की क्रस्ट में एक दरार पड़ जाती है, इस दरार को बोला जाता है आपका जॉइंट। और इसमें क्या होगा, जॉइंट में क्या होता है, रॉक के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई मूवमेंट नहीं होती, ना तो कोई ब्लॉक ऊपर उठता ना कोई ब्लॉक नीचे धंसता। उसके बाद होते हैं आपके फोल्ट। फोल्ट किसका बड़ा रूप है, जॉइंट का। जॉइंट का बड़ा जो पार्ट है वो होता है आपका फोल्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और है,
अ जॉइंट इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्चर, यानी कि आप इस दरार को फ्रैक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्रैक्चर में और फोल्ट में सिर्फ इतना सा जो है डिफरेंस है कि जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर फोल्ट कब बनेगा, जब डिस्प्लेसमेंट यानी कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी। देखो आपका ये जो जॉइंट्स को फ्रैक्चर भी बोलते हैं, जॉइंट से फोल्ट में कब आपका चेंज होगा, जब आपका बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लेट एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जाएंगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है फोल्ट पड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो दोनों प्लेटें एक दूसरे से पैरेलल मूव कर रही है, जो टेंशनल फोर्स है, टेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, और उस फोर्स के कारण आपकी जो दरार है, दरार के साथ साथ पत्थर और चट्टान का जो डिस्प्लेस है, यानी कि जो चट्टान अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, यानी कि मान लो पहले वो यहाँ पे थी तो टेंशन फोर्स की वजह से ये बाद में यहाँ पे आ गई, तो ये डिसलोकेशन हो जाता है, इसको याद रखना आप। ठीक है, देर इज अप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक ऑन बोथ साइड ऑफ अ फ्रैक्चर एंड पैरेलल ऑन इट। ठीक है, जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का मतलब होता है दरार, दरार से फोल्ड कब पड़ते हैं, दरार से फोल्ड पड़ते हैं जब आपका जो टेंशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसकी वजह से दरार से आपके क्या बनते हैं, फोल्ड पड़ते हैं। अब आपका एक होता है फोल्ट प्लेन और फोल्ट डिप। ये फोल्ट प्लेन और फोल्ट डिप जो वही है, देखो फोल्ट प्लेन क्या होता है, फोल्ट प्लेन होता है एक तरीके से ये बेस, ये वाला पार्ट, इस बेस के सारे आपकी कोई भी रोक, या तो कोई भी जो रोक है, रोक के दो टुकड़े, या तो कोई नीचे शिफ्ट करेगा या कोई भी ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फोल्ट प्लेन। और फोल्ट डिप क्या होती है, फोल्ट डिप एंगल होता है आपके किस में, फोल्ट प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो गया आपका फोल्ट प्लेन, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसको बोला जाता है आपका फोल्ट डिप। ठीक है, अब देखो, अब तीन तरीके के जो फोल्ट होते हैं, चार तरीके के फोल्ट होते हैं। देखो सबसे पहला होता है आपका नॉर्मल फोल्ट, नॉर्म पिछली से पिछली बार क्वेश्चन यहां से आया था, रिवर्स फोल्ट, और थर्ड आपका स्ट्राइट स्लिप फोल्ट। अब सबसे पहले है आपका नॉर्मल फोल्ट। नॉर्मल फोल्ट क्या होता है, जब दो आपके टुकड़े यानी कि जब दो ब्लॉक एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है नॉर्मल स्लिप फोल्ट। यानी कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्मल फोल्ट। देखो हिंदी इंग्लिश में देख लो, नॉर्मल फोल्ट आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द रॉक ब्लॉक, यानी कि जब एक रॉक है, रॉक में जब दोनों ब्लॉक मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उसकी वजह से आपके नॉर्मल फोल्ट बनते हैं। और ये जो फोल्ट प्लेन होता है इसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री एंगल होता है। अब है आपके रिवर्स फोल्ड। देखो इस रिवर्स फोल्ड के कुछ नाम हैं। इस रिवर्स फोल्ड को आप जो है थ्रस्ट फोल्ड भी बोल सकते हो, साथ ही साथ इसको कंप्रेशनल फोल्ड भी बोल सकते हो। अब ये रिवर्स फोल्ड में क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे के करीब जो है मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये देखो ये रे रिवर्स, एक दूसरे की साइड जब मूवमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है रिवर्स फोल्ड, थ्रस्ट फोल्ड, या फिर इसको कंप्रेशनल फोल्ड भी बोलते हैं। अब क्या कहते हैं, रिवर्स फोल्ड कब बनते हैं, आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ द फ्रैक्चर्ड रॉक ब्लॉक टुवर्ड ईच अदर, यानी कि जब दोनों रॉक के टुकड़े एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करते हैं तब आपका यह रिवर्स फोल्ड बनता है। और जो फोल्ड प्लेन है, फोल्ड प्लेन रिवर्स फोल्ड में यूजली इसका एंगल कितना होता है, 40 डिग्री एंगल होता है। और जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है वो बहुत कम होता है, जबकि आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये, स्ट्रेस मतलब टेंशन। ठीक है, अब ये कहते हैं
It may be mentioned that in a reverse fold, the rock bed on the upper side are displaced up the fold plane relative to rock beds below. यानी कि ये कहते हैं कि जो आपका रिवर्स फोल्ड है, रिवर्स फोल्ड में क्या कर दिया जाता है, जो ऊपर की साइड आपका रॉक का टुकड़ा है उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस यानी कि मूव करवा दिया जाता है आपके नीचे के रॉक के द्वारा। और देखो रिवर्स फोल्ड को थ्रस्ट फोल्ड या कंप्रेशनल फोल्ड भी बोलते हैं। जब आपका जो कंप्रेशन फोर्स एक्सीड कर जाता है रॉक की स्ट्रेंथ से, तो क्या होता है, वन ब्लॉक ऑफ फोल्ट ओवरराइड द, तो एक जो ब्लॉक है वो दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है, और इसकी वजह से आपके क्या बनते हैं, ओवर थ्रस्ट फोल्ट बनते हैं। और जहाँ पे उसमें क्या होता है, ओवर थ्रस्ट फोल्ड में जो प्लेन होता है, यानी कि ये प्लेन हमारे फोल्ड के हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो अब है आपका लेटरल और स्ट्राइक फोल्ड। तो ये लेटरल और स्ट्राइक जो फोल्ड है वो कब बनते हैं, जब आपकी जो ये जो मूवमेंट है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक दूसरे के पास से होकर निकल जाते हैं, इसको बोला जाता है लेटरल और स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। इनको हम देखो, अब ये जो लेटरल है ना, पहले एक बात याद रखो, लेटरल कौन से फोल्ड होते हैं, लेटरल वे फोल्ड होते हैं जिनमें आपकी जो ये मूवमेंट है या एक दूसरे के पास से होकर गुजर जाते हैं। अब इसमें एक होता है लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट लेटरल को हम सिनिस्ट्रल फोल्ड भी बोलते हैं। लेफ्ट का मतलब है कि आपका जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक में दो पार्ट हैं, एक और दो, तो इस ब्लॉक में आपका जो ब्लॉक है वो कैसे मूव कर जाएगा, आपका लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये आपका होता है लेफ्ट और ये होता है आपका राइट। राइट का मतलब, राइट लेटरल को बोलते हैं डिक्स्ट्रल फोल्ड। और आपका जो सैन एंड्रियास फोल्ड है वो किसका एग्जांपल है, लेटरल में डिक्स्ट्रल फोल्ड का एग्जांपल है। ये एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है जो आपसे हर बार पूछा जाता है। तो जिसको आप लेफ्ट लेटरल और सिनिस्ट्रल या राइट डिक्स्ट्रल, राइट लेटरल और डिक्स्ट्रल फोल्ड समझ नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है, इसमें जो आपके कगार, कगार मतलब एक तरीके से खड़ी पहाड़ी जो बनती है, उसमें बहुत कम जो है खड़ी कगार होते हैं, और ये बहुत छोटी छोटी हाइट में होती हैं आपकी। ये होती है आपकी लेटरल और स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। ठीक है, ये देखो, ये कैसा है, लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ से आपका क्या हुआ है, लेफ्ट की तरफ से आपकी मूवमेंट हुई है ना, तो जब लेफ्ट की तरफ होगी तो उसको सिनिस्ट्रल बोलते हैं। और जब देखो अब ये यहाँ पे राइट की तरफ हुई ना, तो इसको बोलते हैं राइट लेटरल या डिक्स्ट्रल। और जो राइट लेटरल का एग्जांपल है वो आप लिख लो, सैन एंड्रियाज। सैन एंड्रियाज आपका कहाँ पे है, सैन एंड्रियाज फोल्ड है आपका कैलिफोर्निया में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और जो आपका फोर्थ फोल्ड का टाइप है वो है आपका स्टेप फोल्ड। स्टेप फोल्ड यानी कि सीढ़ीदार। ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है, ये स्टेप फोल्ड है। ये किसकी वजह से बनता है, जब आपका इसका रीजन है, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। ठीक है, स्टेप होल्ड दैट द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल डाउनवर्ड ब्लॉक मस्ट अकर इन सेम डायरेक्शन। यानी कि जो भी आपका ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उनका जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए ये आपके सीढ़ी नुमा फोल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपको प्लेट बाउंड्री दिखा रखे है, किस चीज का अभी शक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म, तो वो यहाँ से देख सकता है कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसी है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ये सब देख सकता है। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल लगाया हुआ था किसका, सैन एंड्रियास का। सैन एंड्रियास का जो फोल्ट है उसका नाम क्या है, सैन एंड्रियास है आपका लेटरल डिक्स्ट्रल फोल्ट। ठीक है, ये याद रखना, आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार, क्योंकि एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है।
अब आपका ये जो फोल्ट पड़ते ना, इन फोल्ट की वजह से आपके कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है क्लास के रिगार्डिंग तो वो देख लेती हूँ मैं एक बार। अब किसी को कोई डाउट यहाँ तक सबको क्लियर है ना? आपको 4 तरीके के फोल्ट हैं, नॉर्मल फोल्ट, रिवर्स फोल्ट। रिवर्स फोल्ट में लैंड स्लाइड सबसे ज्यादा होंगी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन रिवर्स फोल्ट करेगा, याद रखना। और ये एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा लैंड स्लाइड कौन से आपके फोल्ट में होगी, तो सबसे ज्यादा लैंड स्लाइड होगी आपके रिवर्स फोल्ट में। यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उसकी वजह से लैंड स्लाइड ज्यादा होगी, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, अर्थक्वेक भी ज्यादा आएंगे। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यू क्लियर? you have cleared each and every point. If you are not clear with any point, so you can tell me, I can clear you. अब आपके दो चीज रह गई हैं, एक रह गया है रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली और ग्रेबन, और दूसरा रह गया आपका होस्ट माउंटेन। और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ आपकी हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस आपको पढ़नी है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, नहीं आया है? ऑल क्लियर? ओके। तो अब देखो, एक मिनट, आपका जो ये फोल्ट है ना, फोल्ट पड़ने से आपके कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं। कैसे? देखो, जब आपकी दो दो आपके ब्लॉक एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ बनता है। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो उसकी वजह से कुछ बनता है। तो सबसे पहले आपका रिफ्ट वैली, इस रिफ्ट वैली का ही दूसरा नाम है ग्रेबन, और आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, याद रखना। तो रिफ्ट वैली जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है आपके फोल्टिंग एक्टिविटी का। ये एक तरीके से रिफ्ट वैली कैसे बनती है, रिफ्ट वैली एक तरीके से रिफ्ट वैली आपकी खाई होती है। कैसे बनती है? या तो आपके जो दो ब्लॉक हैं, ये देखो ये एक एरिया है, पहले इसमें ये जो तीनों ब्लॉक है ना ऐसे थे, इक्वल ऐसे। तो एक पॉइंट पे क्या हुआ, जो इस ये जो दो ब्लॉक है, साइड वाले दो ब्लॉक ऊपर उठ गए और नीचे वाला जो ब्लॉक है ऐसे का ऐसे रह गया। तो ये क्या बन गई, ये हो गई, ये जो नीचे वाला गहराई वाला भाग है इसको बोला जाता है आपका रिफ्ट वैली। ठीक है, ये तो एक तो ये हो सकता है कि जब बीच वाला पार्ट ऐसे का ऐसे रह जाए और साइड वाले दोनों ऊपर उठ जाए तो इसको बोला जाता है ग्रेबन। जो ये बीच वाला गहरे वाला भाग है इसको बोला जाता है ग्रेबन। अब अरे, या फिर रिफ्ट वैली भी इसको बोला जाता है और ग्रेबन भी इसी का नाम है। दूसरा है कि या तो आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाए, ये जो साइड वाले पार्ट है ये ऐसे के ऐसे रह जाए, ठीक है, और आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऐसे धस जाए, तो यहाँ पे आपकी एक खाई बनती है। इस खाई को क्या बोला गया है, आपका ग्रेबन बोला गया है। ऐसे बनती है आपकी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल इंडिया में बताऊं तो रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल इंडिया में है आपका कौन सी, आपकी जो नर्मदा नदी बहती है वो एक रिफ्ट वैली में बहती है। कैसे? जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के साउथ में एक माउंटेन है, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन किसका एग्जाम्पल है, होस्ट माउंटेन का। जबकि ये जो नर्मदा जिस घाटी से बह रही है वो रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। ये बीच में ये आपके सतपुड़ा माउंटेन के ऊपर उठने की वजह से आपकी जो नदी है वो नीचे ही रह गई है, एक डिप्रेशन में ही रह गई है, तो उसकी वजह से आपकी जो है ये बनी है रिफ्ट वैली, ऐसे होती हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली रिप्रेजेंट अ ट्रफ। ट्रफ मतलब कि कोई आपका कुआ या गहरी चीज हो सकती है, कोई डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, रिफ्ट वैली
को हम जनरली ग्रेबन भी बोलते हैं। ग्रेबन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रफ लाइक। ट्रफ लाइक का मतलब होता है यानी कि एक गहरे कुएं के जैसा। और कुछ आपके साइंटिस्ट है वो ये अटेम्प्ट करते हैं डिफरेंशिएट करने का कि जो ग्रेबन है, ग्रेबन अलग है रिफ्ट वैली से। जब आपको याद रखना है कि जो रिफ्ट वैली और ग्रेबन है वो एक ही चीज का नेम है। हिंदी में देख लो, रिफ्ट वैली और ग्रेबन। सबसे जो बड़ा एग्जांपल है रिफ्ट वैली का, वो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहाँ पे आपकी, जॉर्डन से आपके अफ्रीका में कहाँ तक फैली हुई है ये फाइंड आउट करके लेके आओगे। सबसे बड़ी आपकी रिफ्ट वैली है, ठीक है। और मैंने आपको कल ही क्लास में बताया था अफ्रीका की नियो टेक्टोनिक कि ये जो रिफ्ट वैली यहाँ तक फैली हुई है जॉर्डन से अफ्रीका में, तो इसकी वजह से ये क्या एक दरार है। तो इसकी वजह से अफ्रीका का जो नॉर्दर्न, जो ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट है और जो अफ्रीका का ये ईस्टर्न पार्ट है, ये दोनों एक पॉइंट पे अलग हो जाएंगे। इस दरार की वजह से ये अलग हो जाएंगे और अफ्रीका के दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो दरार घाटी है, दरार घाटी को एक गर्त या एक जो अवसाद बेसिन भी बोलते हैं। और आमतौर पर जो रिफ्ट वैली होती है उसको ग्रेबन भी कहा जाता है। इसमें आपका गर्त जैसा एक अवसाद होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये बिलीव किया जाता है कि जो ग्रेबन है वो स्मॉल, जो आपके कुछ साइंटिस्ट है, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो ग्रेबन है वो अलग और जो हो आपकी रिफ्ट वैली है वो अलग है। तो वो ये बिलीव करते हैं कि जो ग्रेबन है वो छोटा है साइज में, जबकि आपकी रिफ्ट वैली जो है आपकी बड़ी है, ठीक है। उनका मानना है साइंटिस्ट का, जो ये मानते हैं ना साइंटिस्ट की ग्रेबन और रिफ्ट वैली अलग अलग है, तो वो ये कहते हैं कि जो ग्रेबन है वो छोटा है और रिफ्ट वैली बड़ी है। उनके साइज में डिफरेंस है, लेकिन ये आपके ज्योग्राफर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया व्यू। दूसरा, रिफ्ट वैली के फॉर्म होने का क्या कारण ना, कि जो मैंने अभी बताया कि जो मिडल पोर्शन है दो क्रस्ट के बीच में, जो नॉर्मल फॉल्ट की वजह से डाउन हो गया यानी कि नीचे धस जाता है और साइड वाले जो दोनों पार्ट है वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या बन गई आपकी रिफ्ट वैली। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये साइड वाले ऐसे ही रह सकते हैं और दोनों साइड, बीच वाले ऐसे ही रह सकता है, दोनों साइड वाले ऊपर उठ जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो है क्या बनता है, आपके ग्रेबन, ठीक है। ये देखो, ये है आपका, ये देखो क्या हो रहा है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। नॉर्मल फॉल्ट में ही हो रहा है ना ये, कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो आपका जो रोक है, रोक के एक पार्ट में टेंशन होगा, खिंचाव होगा। तो उसकी वजह से ये देखो दो ब्लॉक ऐसे ऊपर की ऊपर रह जाते हैं, जबकि बीच वाला भाग नीचे धस जाता है। ये भाग जो नीचे धसा इसको बोला गया है ग्रेबन वैली, ठीक है। ये क्या बन गया, ग्रेबन वैली, या इसको ही रिफ्ट वैली बोला गया है। ये देखो, ये जो नीचे गहरे वाला भाग है इसको बोला जाता है ग्रेबन, और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको बोला जाता है होस्ट माउंटेन। तो ये होस्ट और ग्रेबन जो वर्ड है ये याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है आपका, जर्मनी की जो राइन नदी है, राइन नदी रिफ्ट वैली में बहती है और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का। ये 320 किलोमीटर क्या है, 320 किलोमीटर ये चौड़ी है, ठीक है। और ये कहते हैं द वन साइड ऑफ दिस ग्रेट रिफ्ट वैली इज बाउंडेड, इसके एक साइड इस रिफ्ट वैली के वोस्जेस है, यानी कि हार्ड माउंटेन। ये जो वोस्जेस है ना आपके कैसे हैं मैं बताती हूँ, याद रखना। जर्मनी के जो वोस्जेस माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन या होस्ट माउंटेन का एग्जांपल है, और दूसरी तरफ आपके जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये भी आपके ब्लॉक माउंटेन का जो है एग्जांपल है। अब ये देखो, अगर आपके दोनों तरफ, ये इधर भी ब्लॉक माउंटेन है और इधर भी ब्लॉक माउंटेन है, और ये बीच में क्या आपकी राइन वैली है, ठीक है। यानी कि आपके जो दो, कैसे हो सकता है इस राइन वैली का ओरिजिन, कि जो दोनों साइड वाला पार्ट है वो ऊपर उठ गए होंगे और बीच वाला भाग ऐसे के ऐसे रह गया होगा, और इसको नाम दिया गया राइन वैली। एक को नाम दिया गया आपके ब्लैक फॉरेस्ट, और एक को बोला गया आपके कौन से, एक को बोला गया आपके वोस्जेस माउंटेन्स, ठीक है। और जो आपके एग्जाम्पल है, सबसे देखो ये लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इज द वैली दैट रन फ्रॉम, जो जॉर्डन से आपका रेड सी से होते हुए जाम्बेजी वैली तक फैली हुई है। रिफ्ट वैली सबसे बड़ी रिफ्ट वैली आपके जॉर्डन से जाम्बेजी वैली तक है, 4800 किलोमीटर फैली हुई है, ठीक है।
और ये कहते हैं कि कुछ आपकी जो रिफ्ट वैली है वो इतनी ज्यादा डीप है कि जो उनका जो फ्लोर है वो सी लेवल से भी नीचा है। ये जो कुछ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। उसके बाद डेथ वैली है, एग्जांपल दे रखे हैं आपके, डेथ वैली है यूएसए की, ये भी आपके ग्रेबन यानी कि रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। डेड सी आपका एशिया का, वो भी रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। जो डेड सी है वो 867 मीटर, जो डेड सी है, डेड सी की गहराई कितनी है, 867 मीटर सी लेवल से, ठीक है। और आपका जो जॉर्डन में ये रिफ्ट वैली है और डेथ वैली है, ये 433 मीटर है सी लेवल से। उसके बाद और एग्जांपल आपकी नर्मदा नदी है, दामोदर नदी, आपकी सोन वैली, तापी, ये भी आपकी रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। ये देखो, ये बीच में आपकी क्या है, ये रिफ्ट वैली है, और ये साइड में आपके क्या है, माउंटेन है। ये नर्मदा नदी बह रही है और ये आपके क्या है, माउंटेन है। ये आपके सतपुड़ा माउंटेन है, और इसके साइड में भी फिर एक ऐसी नदी बह रही है जिसको बोला जाता है तापी, ठीक है। ये देखो, ये आपके ब्लॉक माउंटेन के ही एग्जांपल, ये ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी के, जहाँ पे उठे हुए, ये आपको बोला जाता है होस्ट माउंटेन, और ये जो गहराई वाला भाग है इसको बोला जाता है आपका रिफ्ट वैली या फिर आपका ग्रेबन। अब ये कुछ हाइपोथेसिस है रिफ्ट वैली के ओरिजिन से रिलेटेड, आपको एग्जाम में पूछ ली जाएगी। आपकी टेंशनल हाइपोथेसिस है वो रिफ्ट वैली के ओरिजिन से है। कंप्रेशनल हाइपोथेसिस किसने दी है, वेवीलैंड ने, बेली ने, वारेन डी स्मिथ ने, ईसी बुलार्ड ने। और जो हाइपोथेसिस है ईसी बुलार्ड की, वो क्या करती है, उन्होंने जो ग्रेविटी सर्वे है, ग्रेविटी सर्वे किया, और उन्होंने अपना नया कंसेप्ट पोस्टुलेट किया 1933 से 34 में। तो कुल मिला के याद करना है कि दो हाइपोथेसिस है रिफ्ट वैली से रिलेटेड, एक है टेंशनल हाइपोथेसिस, दूसरी है कंप्रेशनल हाइपोथेसिस। कंप्रेशनल हाइपोथेसिस के जो जो जियोलॉजिस्ट इनके नाम याद रखना, वेवीलैंड, बेली विलीज, वारेन डी स्मिथ, ईसी बुलार्ड, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। और यहाँ उसके बाद देखो आपका ये रिफ्ट वैली और ये जो ब्लॉक माउंटेन है, जो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन को ही होस्ट माउंटेन कहते हैं, याद रखना। और रिफ्ट वैली को ही आपका ग्रेबन बोला जाता है। और यहाँ पे आपका जो ये क्लास है वो कंप्लीट होती है। अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ लो। इज देयर एनी डाउट, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। पीडीएफ भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आप जो भी ये फोल्ड के टाइप करोगे ना, वो कैसे करोगे, जैसे मैंने सीक्वेंस में लिख रखे हैं ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है। बस ये याद रख लेना कि आपका जो आपका कौन सा है, रिकम्बेंट, ओवर थ्रस्ट, और ओवर थ्रस्ट के बाद नापे बनता है, ये याद रखना, ठीक है। सबको क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट? अजय, रुचि, रोमांशी, चंद्राकर, अभिषेक घोष, सविता प्रजापति, बेटे आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ। और कल फिर हम अपना जो टॉपिक 10 है उसको डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं टॉपिक 10 कौन सा है। हम कल हमारा जो टॉपिक 10 है, ओहो, टॉपिक 10 आपका वोल्केनो है। कल हम जो वोल्केनो टॉपिक है, वोल्केनो टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे। अजय ने बोला है कोई भी डाउट नहीं है, तो और कोई यहाँ पे जिसको डाउट है, रुचि को कोई डाउट है, या रोमांशी को, या सविता को? देखो बहुत इजी है, दोबारा से क्लास देखो, नहीं समझ में आता तो आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। सविता को भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो कल आपका, अब आपने मेरे को एक बात बताओ, आपने जो अपने नोट्स है वो प्रिपेयर किए हैं? आपने जो अपने नोट्स है वो प्रिपेयर किए हैं किसी ने भी? मैंने जितने 9 टॉपिक करवा लिए हैं, तो अजय ने जो नोट्स है वो प्रिपेयर किए हैं, वेरी गुड अजय। सविता ने भी नोट्स प्रिपेयर किया। और पीवाईक्यू कौन सोल्व कर रहा है रेगुलर? मैंने आपको 2 ऐप बता रखी हैं, फिलर फॉर्म के साथ साथ आपकी एक बायजूस पर 10 मिनट के आपके जो है क्या दिए जाते हैं, पीवाईक्यू दिए जाते हैं, 10 मिनट के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड जियो ऐप है, उस फ्रेंड जियो ऐप पे भी जो ज्योग्राफी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है। आप सब में ने जो है डाउनलोड किया है वो ऐप जो मैंने बताया है? डाउनलोड किया है आप लोगों ने वो?
तो रोमांशी को भी कोई डाउट नहीं है? ओके, किया है, वेरी गुड। तो देखो आज का जो क्लास है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कल क्लास में आते में से पहले पूछ लेना, नहीं तो हम कल अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।